मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 54वां एवं 55वां श्लोक। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 54 एवं 55वां श्लोक देखिए। देखिए क्या लिखे हैं ये। अथोचुरन्ये प्रथमाष्ट घट्यो मूलस्य मूलस्य साक्रांतिमपंच नाड्य जातम शिशुम तत्त प्रत्यक्त जेद्वा मुखम पितास्याष्ट समान पश्येत। दोस्तों देखिए, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। अथ मूलस्य प्रथमाष्ट घट्यः साक्रांति मपंच नाड्यः अभुक्त मूलम स्यादिति अन्ये ऊचुः तत्र जातं शिशुं परित्यजेत वा पिता अस्य अभुक्त मूले उत्पन्नस्य अष्ट शमा दुख मुखम न पश्येत। आए दोस्तों, सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना यह है कि मूल के आदि के 8 घटी, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि मूल के आदि के 8 घटी और ज्येष्ठा के अंत की 5 घटी। मूल नक्षत्र के आदि की 8 घटी, मूल नक्षत्र के आदि के 8 घटी और ज्येष्ठा के अंत की 5 घटी, इसे अभुक्त मूल कहते हैं। दोस्तों आप ये समझिए कि सामान्यतया कोई भी नक्षत्र का मान 60 घटी होता है। कोई भी नक्षत्र हो, उसको सामान्यतया उसका मान 60 घटी होता है। अर्थात 60 घटी का एक नक्षत्र होता है। 60 घटी का एक नक्षत्र होता है। वो बात अलग है, कुछ कम है कुछ अधिक है, लेकिन सामान्यतः आप ये जानिए कि एक नक्षत्र का मान 60 घटी होता है। तो अब ये जानिए कि मूल नक्षत्र के आदि के 8 घटी। दोस्तों, इस 60 घटी में से जो इनकी आदि की 8 घटी है,
उसे अभुक्त मूल कहते हैं। आगे बढ़िए। और ज्येष्ठा के अंत की 5 घटी। दोस्तों, इसमें से 5 घटी निकाल देंगे ना तो बचेगा कितना? 55 है। तो 55 घटी के आगे की जो घटी है, अर्थात उसके अंत में से 5 घटी निकाल देंगे। उसके अंत की 5 घटी निकाल देंगे, अर्थात ज्येष्ठा के अंत की जो 5 घटी है वह भी अभुक्त मूल है। समझ गए? मूल नक्षत्र के आदि की 8 घटी और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 5 घटी अभुक्त मूल है। इसे अभुक्त मूल कहते हैं। भाई, तो इसका दोष क्या होता है? इसमें क्या करना चाहिए अभुक्त मूल में? तो कहते हैं इस अभुक्त मूल में जो उत्पन्न हो, जो जातक है, जो जातक उत्पन्न हो, इस अभुक्त मूल में जो जातक उत्पन्न हो उसे त्याग देना चाहिए। अभुक्त मूल में जो संतान हुआ है, अभुक्त मूल में जो संतान भया है, उस संतान को त्याग देना चाहिए। या नहीं तो पिता को चाहिए कि वह उस संतान का 8 साल तक उसका मुंह नहीं देखे। दोस्तों, अगर उस संतान को, किस संतान को? जो संतान अभुक्त मूल में हुआ है, जो संतान अभुक्त मूल में हुआ है। भाई, तो अभुक्त मूल क्या है? तो मूल नक्षत्र के आदि की 8 घटी और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 5 घटी, इसे ही अभुक्त मूल कहते हैं। और जो संतान अभुक्त मूल में हुआ है उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर त्याग नहीं कर पाए तो 8 साल तक, 8 वर्ष तक उस संतान को, उस संतान का मुंह नहीं देखना चाहिए पिता को। दोस्तों, समझ गए? क्यों? देखिए, मूल नक्षत्र ऐसे भी आपका है ना, मूल में आता है, मूल तो मूल है ही। और ज्येष्ठा भी मूल नक्षत्र में आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र भी मूल में आता है। इसलिए मूल नक्षत्र के जो आदि की 8 घटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, और ज्येष्ठा नक्षत्र की जो अंत की जो 5 घटी है वह भी ठीक नहीं है। इस अभुक्त मूल में जो संतान हुआ है उसका त्याग कर देना चाहिए। दोस्त, अब आगे बढ़े। अब 55वां श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं? आद्य पिता नाशमुपैति मूल पादे द्वितीये जनने तृतीये जन्म चतुर्थेश्य शुभोऽथ शान्त्या सर्वत्र सस्यादहिवे विलोमम्। दोस्तों, देखिए इसका अन्वय क्या कहते हैं। आद्य मूल
पादे पिता नाशम मुपेति, द्वितीये जनने तृतीये धनम नाशम उपैति, अस्य चतुर्थ पादः शुभः स्यात्, शान्त्या सर्वत्र अहिभे विलोमम विपरीतम भवति। दोस्तों, इनका कहना ये है, आप लोग सब लोग बोझ की ओर देखेंगे। इनका कहना ये है कि जिस जातक का जिस जिस जातक का जन्म, देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये आप समझ गए? प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अब यहाँ आइए, इनका कहना ये है, ये देखिए मूल नक्षत्र ये हो गया, हो गया मूल नक्षत्र। अब देखिए इनका कहना ये है कि अगर यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर यदि जन्म होता है, अगर यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है, तो कहते हुए संतान पिता को नाश कर देता है। अगर यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है, तो वह जातक पिता को ही नाश कर देता है। आगे बढ़िए। और इनका कहना ये है कि अगर यदि मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है, तो वह जीव माता का नाश कर देता है। अगर यदि मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है, तो वह जीव माता का नाश करता है। आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं, अगर यदि मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है, अगर यदि मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है, तब वह धन का नाश करता है। तब वह धन का नाश करता है। और कहते हैं, अगर यदि मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होता है, तब यह शुभ माना गया है। मूल नक्षत्र का चौथा चरण शुभ माना गया है। और अब आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं, श्लेषा नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म होता है, तब यह शुभ है। तब यह शुभ है। और अगर इसका
द्वितीय चरण में जन्म होता है तो यह धन का नाश करता है। अगर इस जातक का जन्म मूल श्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में होता है तब वह माता का नाश करता है। और अगर यदि श्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होता है तब वह जातक पिता का नाश करता है। दोस्तों समझ गए? अर्थात जो मूल नक्षत्र है उसका चौथा चरण शुभ है और जो श्लेषा नक्षत्र है उसका प्रथम चरण शुभ है। बाकी बात है मूल का द्वितीय चरण, प्रथम चरण में पिता का नाश, द्वितीय चरण में माता का नाश है, मूल के तृतीय चरण में धन का नाश है, चौथा चरण में जन्म हो तो वह शुभ है। और श्लेषा का सीधा विपरीत है। श्लेषा का जो है प्रथम चरण में शुभ है, द्वितीय चरण धन का नाश, तृतीय चरण माता का नाश और चौथा चरण में पिता का नाश करता है। दोस्तों ये मूल का फल है, समझ गए? अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो हमें बताएंगे। अब यह क्लास यही संपन्न की जाती है। तब तक जय माता दी।